हेलो स्टूडेंट्स, अन्य एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के लिए वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, इसका हम अध्याय 4 देखेंगे जो कि है दहन एवं ज्वाला। इसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं हम उनको देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त कर सकें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पाठ के पूर्व की तैयारी। तो इसमें हमारे पास कुछ हमें सामग्री के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी, कांच। तो हमें ये देखना है इनमें से कौन जल्दी जलता है और कौन देर से जलता है, और सामने दिए गए इस बॉक्सेस में हमें लिखना है। तो देखिए पत्ती है जो वो हम देखते हैं कि वो कैसे जल्दी जल जाती है। रबर का टुकड़ा वो भी जल्दी जल जाता है। लकड़ी और कांच जलने में थोड़ा टाइम लेती है। कांच तो बहुत टाइम लेता है, लकड़ी थोड़ा देर लेती है। लकड़ी पर भी डिपेंड करता है लकड़ी कैसी है। यदि पतली छोटी लकड़ी है तो वो जल्दी भी जल जाएगी, लेकिन यदि लकड़ी बड़ी है, मोटी है, तो वो देर से जलेगी। तो चलिए इस प्रकार से हम इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें हमें पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए जो ज्वलनशील पदार्थ हैं इनमें से इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं कि इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते, इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप कैसा होता है? कम। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से आग पकड़ लेता है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होगा। तो देखिए यदि ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए, यदि ईंधन जल रहा है तो संपर्क टूटने पर आग पर क्या नियंत्रण हम पा सकते हैं? आग जलना बंद हो सकती है। चलिए अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला के पास रखते हैं। तो देखिए जो खाली कप है कागज का जिसमें कि पानी नहीं है वो क्या होगा? वो जल्दी आग पकड़ लेगा। लेकिन दूसरा जो कप है इसमें दिया गया है, पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है और पहला कप आग नहीं पकड़ता। इसके संबंध में हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि हम पहले देखेंगे ये कथन कि पहला कथन दिया गया है कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। और इसके बाद दूसरा कथन है जो वो दिया गया है कि जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। तो ये भी सही है। ये दोनों जो कथन हैं वो सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी, कथन आ तथा बा दोनों ही सत्य हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला विकल्प जिसमें कि पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा हो सकती है एलपीजी के जलने से। तो हमारा जो उत्तर है वो है कोयला और डीजल के जलने से। जब कोयला और डीजल जलते हैं तो इनका अपूर्ण दहन होता है और वायुमंडल में क्या गैसें रिलीज होती हैं और उनसे वो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बना लेती हैं और वही जल अपनी पृथ्वी पर आता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो देखिए यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो उसका अपूर्ण दहन हो जाता है और फिर जो प्रदूषक है वो कौन सा निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न 2 में हमें
खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है जो हमारे पास वह है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को खाली स्थान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो खाली स्थान में हम किलोजूल प्रति किलोग्राम लिख देंगे। दूसरा हमारा खाली स्थान है, इसमें पूछा गया है कि लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। तो लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। किसी भी ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक जब तक गर्म नहीं होगा तो वो जलना प्रारंभ नहीं करता है। अगला खालिस्तान है कि सबसे अच्छा अग्निशामक खालिस्तान है। तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। खालिस्तान नंबर 4, पेट्रोल का ज्वलनताप लकड़ी के अपेक्षा खालिस्तान होता है। तो देखिए पेट्रोल लकड़ी की अपेक्षा जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए पेट्रोल का ज्वलनताप लकड़ी से क्या होता है, कम होता है। खालिस्तान नंबर 5, मोमबत्ती की ज्वाला का खालिस्तान क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का बाहरी भाग होता है, जो बाह्य क्षेत्र होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक गर्म होता है। चलिए यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारे पास। देखिए 2 मोमबत्ती दी हुई हैं और इनको जार ए और बी से ढक दिया गया है। अब देखिए एक जार में क्या है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है और एक में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अब ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जार बी में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाती है। तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो देखिए हम बता सकते हैं कि जो बी नंबर का जार है, जार बी की मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी, क्योंकि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। और ऑक्सीजन गैस जलने में कैसी होती है, सहायक होती है। इसलिए जार ए की मोमबत्ती इसलिए जार बी की मोमबत्ती ए से अधिक समय तक जलेगी और जार ए की मोमबत्ती कम समय तक जलेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो देखिए ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप अर्थात कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे कहा जाता है ज्वलन ताप। और सूखे कागज को गीले कागज की अपेक्षा जलाना आसान होगा, ये हम जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है गीले कागज से क्या होगा, कम होगा, और जिसका ज्वलन ताप कम होगा वह उतनी ही जल्दी जलने लगता है। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो देखिए दहन क्रिया के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दहन क्रिया के लिए सबसे पहले हमें ईंधन अर्थात ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और आग जलाने का साधन उपलब्ध होने चाहिए। यदि हमारे पास ये 3 परिस्थितियां उपलब्ध हैं तो दहन की क्रिया होना संभव है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यदि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हो जाए, यदि ऑक्सीजन है जो वो 0.03% हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाए, देखिए ऑक्सीजन हो जाए 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए 21%, तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक गुण होता है, यह तापमान को अपने आप में रोक के रखती है और वायुमंडल को गर्म कर देती है। तो इससे क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा और जब तापमान बढ़ेगा और ऑक्सीजन गैस की कमी से क्या होगा, जंतुओं का जीवन मुश्किल परेशानी में आ जाएगा, श्वसन क्रिया प्रभावित होगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब वायुमंडल गर्म होगा तो इससे विश्व उष्णन की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है
कि रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, रसोई गैस में मीथेन गैस होती है, जो कैसी बिना आवाज किए ही जलती है, जबकि पटाखे में विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो तीव्र दहन के साथ और विस्फोटक गैसें उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इनमें क्या होती है? तेज आवाज होती है। अगला प्रश्न है कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो कोयला कैसा है? कोयला ठोस अवस्था में पाया जाता है और मिट्टी का तेल द्रव अवस्था में रहता है। अब इसी कारण इसके भंडारण में थोड़ी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। एवं इसका ज्वलन ताप अर्थात मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप है जो कोयले से कम होता है। हम जलाते हैं तो मिट्टी का तेल जल्दी जलता है, कोयला बाद में जलता है, अर्थात मिट्टी के तेल का जो ज्वलन ताप है वो कैसा होता है? कम होता है, और जिसके कारण मिट्टी का तेल आसानी से आग पकड़ लेता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के भंडारण में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है जो उसमें हमसे पूछा गया है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, यदि विद्युत उपकरण में आग लग जाए और हम यदि इसको पानी से बुझाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो पानी है विद्युत का क्या होता है? सुचालक, और विद्युत का सुचालक होने से हमें क्या हो सकती है? नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, हमें करंट लग सकता है। और इसी प्रकार यदि हम पेट्रोल से लगी आग को जल से बुझाएंगे, तो जल कैसा होता है? पेट्रोल से भारी होता है, तो पेट्रोल के नीचे जाके जल नीचे चला जाएगा और आग बुझा नहीं पाएगा, आग चारों तरफ फैल जाएगी। तो इस प्रकार से आग को बुझाने के लिए हमें जल का उपयोग ना करके अग्निशामक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि यदि विद्युत उपकरण में लगी आग को पानी से बुझाएंगे तो हानि हो सकती है, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार जल पेट्रोल से भारी होने के कारण इसके नीचे चला जाता है एवं आग को बुझा नहीं पाता। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया, इसका ऊष्मीय मान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो हम बता सकते हैं कि बिल्कुल यह एक कैसा ईंधन था? अच्छा ईंधन था, जिसका ऊष्मीय मान अधिक, ज्वलन ताप कम और प्रदूषण रहित हो। ये सभी विशेषताएं ईंधन में विद्यमान है, इसलिए यह एक ईंधन कैसा है? अच्छा ईंधन है। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो देखिए, यदि ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के औसत ताप से कम होगा तो ईंधन अपने आप ही जलने लगेगा और आग लगने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं और इसके उदाहरण में हम फास्फोरस का जलना दे सकते हैं, क्योंकि यह कमरे के ताप पर ही स्वतः जलने लगता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो देखिए, लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो एक लकड़ी के जलाने का नुकसान तो ये हो गया, और ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाने से हमें वृक्षों की कटाई करनी पड़ेगी, तभी तो हम लकड़ी प्राप्त करेंगे, और जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार से हम ये कारण दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो देखिए, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो भी ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करती है, जबकि कोयला है जो वो वाष्पित नहीं होता है, इसी कारण ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर
दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो देखिए, हम जानते हैं कि विभिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप अलग-अलग होता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है वे पदार्थ जल्दी, जबकि जिनका ज्वलन ताप अधिक होता है वे देर से जलते हैं। यही कारण है कि कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कैसा होता है? कठिन होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से एवं अन्य मानवीय क्रियाकलापों से वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही हैं, और ये जो गैसें हैं अम्लीय वर्षा का कारण बन रही हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल का रंग एवं चमक है वह खोता जा रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल रंग एवं चमक खोता जा रहा है, अपना रंग एवं चमक खोता जा रहा है, और इसका रंग भी कैसा होता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है वह है कि इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, प्रदूषणकारी ईंधन का कम से कम उपयोग करना, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर हम अम्लीय वर्षा पर भी नियंत्रण पा सकते हैं, और स्थानीय लोगों को प्रदूषण के प्रति हम क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि वे इस प्रकार के ईंधन का उपयोग कम से कम करें। और जब अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण पा लेंगे तो ताजमहल को भी हम हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो देखिए, मोमबत्ती की जो ज्वाला है हम जानते हैं कि उसका जो बाह्य क्षेत्र है वो सबसे अधिक गर्म होता है, बीच का क्षेत्र है जो वो मध्यम गर्म, और आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। तो जो भी फुलझड़ी को बाह्य क्षेत्र में रखेगा तो उसकी फुलझड़ी जल्दी जलेगी। तो देखिए, बूझो की फुलझड़ी पहले आग पकड़ेगी क्योंकि बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा था, क्योंकि ऊपरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, ये आप पाठ्य पुस्तक में से चित्र 6.13 मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, इसको आप पाठ्य पुस्तक में से देख करके बना सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है वह है प्रोजेक्ट है। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट में हमसे पूछा गया है कि बूझो व पहेली का घर साला से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन 2 लीटर डीजल लगता है। अब इसको देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है कि अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये तालिका वैसे तो आप ही को पूर्ण करनी है। अब हमें बताना है कि एक सप्ताह में बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल में, तो एक सप्ताह में कितना पेट्रोल लगा? तो हमने देखा कि जो बूझो के पिताजी हैं एक दिन में आधा लीटर का पेट्रोल लगता है, तो हम 6 दिन का लगा लेंगे, एक संडे निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लीटर। ऐसे ही पहेली के पिताजी द्वारा डीजल 6 दिन का निकाल करके हम लिख देंगे 12 लीटर। अब यहाँ पर फरवरी माह में हमें बताना है कि कितना लीटर पेट्रोल और कितना लीटर डीजल खर्च हुआ। तो अवकाश के दिन निकाल करके हम निकाल लेंगे कि एक महीने में फरवरी में कितना पेट्रोल और कितना डीजल खर्च हुआ, और हम सारणी को पूर्ण कर देंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है हमसे कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य
बताना है और बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया है। तो आप पेट्रोल का मूल्य पता करके लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एक सप्ताह की राशि 6 दिन का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको डीजल का निकालना है, डीजल का मूल्य निकालना है पहले और एक सप्ताह की राशि निकालनी है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य को। प्रोजेक्ट में ही आगे पूछा गया है कि डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यदि हम डीजल या पेट्रोल का उपयोग ना करें तो हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। प्रोजेक्ट नंबर 2 में पूछा गया है कि अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, हम अपने आसपास के घरों में पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग होता है। तो लकड़ी, उपले, कोयला, हीटर, एलपीजी आदि ईंधन का उपयोग खाना बनाने के लिए हमारे आसपास के घरों में किया जाता है और इनमें लकड़ी, उपले, कोयला ये प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, जो हानिकारक ईंधन है ये क्या करती हैं, दहन होने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं और ये वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण फैलाती हैं। ये गैसें मानव में स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न कर सकती हैं और यही गैसें अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होती हैं और ये गैसें विश्व उष्णन द्वारा महासागरों के जल में भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार हानिकारक ईंधन मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से देखिए, हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर हमने देख लिए हैं। हमने प्रोजेक्ट कार्य भी देख लिया है कि हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।